हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी पढ़ रहे थे। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज आपकी आखिरी है, ये आज वो करते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला हम कर चुके थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर चुके थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज हम करते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होता है। तो ये एक वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड और लिक्विड फेज को एग्जिस्ट करते हैं एक सब्सटेंस के। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, एक टेम्परेचर जहां पर आपका सॉलिड फेज इज इक्वल टू लिक्विड फेज आपका हो जाए, मतलब को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ करेंगे। और इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। यानी क्या है, सॉलिड फेज में और आपके लिक्विड फेज में आपका जो वेपर प्रेशर है सब्सटेंस का, वो क्या हो, सेम हो। तो इस तरह से ये क्या है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, अब फ्रीजिंग पॉइंट पर एक आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से बने, क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर, डिप्रेशन किस तरह से आता है, वो देखते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया कि एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, वो ऑलवेज लोअर होता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखिए, इसको लिखते हैं यहाँ पर, हम जो यहाँ पर जो चीज़ें बना रहे हैं ना, उसमें जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, आपका सोल्यूशन सॉल्वेंट ले रहे हैं और उसमें जो सोल्यूट डाल रहे हैं वो क्या है आपका नॉन वॉलेटाइल। इसी की वजह से आपका जो ग्राफ में आपका अपवर्ड डाउनवर्ड आ रहा है, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं वो अब हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है आपका कि एक सॉल्वेंट में जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपका ऐड करते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका, ये क्या होगा, ऑलवेज लोअर होगा देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये आगे जो शो कर रखा है कर्व में, उसको देखते हैं। जो आपका कर्व BC है, ये किसका है, आपका प्योर सॉल्वेंट का। उसके बाद जो आपका DE है, ये है आपके सॉल्यूशन का। तो देखिए, इसमें जो आपका ये वाला B पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है, आपका जो लिक्विड है वो किसके इक्वल है, आपका सॉलिड के इक्वल हो जाता है। मतलब इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, आपका B पॉइंट पर होता है। यहाँ पर जो आपका T0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो आपका जो BA कर्व है, यहाँ से ये जो BA कर्व है, ये क्या है, शार्प डिक्रीज है आपका, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सॉलिडिफाइड जो सॉल्वेंट है आपका। तो यानी क्या है, यहाँ पर तो सेम उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर क्या आपका लिक्विड है यानी सॉल्वेंट है, और यहाँ से नीचे क्या है, आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है यहाँ पर। तो आपका जो ये आपका BA कर्व है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, द लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिडिफाइज अलोंग द कर्व BA। दिस इज अ शार्प डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट अलोंग कर्व BA। तो देखिए, सिर्फ इस कर्व को आपको पता करना, ये तो सॉल्यूशन का कर्व है, यहाँ पर क्या है, आपका प्योर सॉल्वेंट का है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, आपका सॉल्वेंट फॉर्म में है। और जो आपका BA कर्व है, यहाँ पर क्या है, आपका सॉलिडिफाइंग हो रहा है, और आपका T0 यहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका प्योर सॉल्वेंट का T0 है। ठीक है, द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, जैसे जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है, लोअर होता रहता है। तो एक चीज़ को याद रखेंगे, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या देनी होती थी, हमें एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी होती थी ताकि उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। बट अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या फिनोमिना है कि जैसे जैसे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर है, जो सोल्यूशन बनेगा आपका, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, लोअर होगा देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपका जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उससे क्या होगा, कम। और इसी वजह से यहाँ पर जो आपका ये कर्व है, ये प्योर सॉल्वेंट से नीचे की तरफ है आपका सॉल्यूशन का कर्व। ठीक है,
अगर इससे हाइयर होता तो यहाँ पर होता आपका, बट ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम है तो ये इसके नीचे लाई कर रहा है आपका। एज द सोल्यूशन इज कूल्ड अलोंग कर्व ई डी, अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, ई डी की बात कर रहे हैं। एट द पॉइंट डी, डी पर क्या है, जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो स्टार्ट करता है सेपरेटिंग आउट। तो एक तरीके से सॉल्वेंट में से आपका जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड सॉल्वेंट है, वो क्या करता है, सेपरेट आउट होना हो जाता है सॉल्यूशन से, यहाँ इस वाले पॉइंट पे। हेंस जो आपका डी है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट टी एस ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए टी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एस किसका कर रहा है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कर रहा है। तो आपका यहाँ पर क्या है, टी एस और टी नॉट आ गया, और टी एस का क्या है आपका, लेस है टी नॉट से, ठीक है। तो अब ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किस तरह से देंगे, डेल एफ इज इक्वल टू आपका टी नॉट माइनस टी एस। तो ये आपका इस तरह से क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए हम यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो कर्व है आपके वेपर प्रेशर के हैं, तो आपका जो डेल टी एफ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका डायरेक्टली आपका किस पे कर रहा है, ये सॉरी यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको सीधा के सीधा वेपर प्रेशर पर, चेंज इन वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। और आपका जो वेपर प्रेशर होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका डायरेक्ट किस पर डिपेंड करता है, आपका मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है, ये आपका मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या पता लगा आपका कि जब टी आपका पी पर, डेल पी पर डिपेंड करता है तो आपका डेल पी इस पर डिपेंड करता है, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर x2 पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इक्वेशन में लिख लिया है, ये रहा आपका, ये यहाँ पर इस पर डिपेंड करता है। अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाइए, के आ जाएगा आपका और x2 आ जाएगा। x2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपका इस तरह से लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं हम, W बाय में आपका मोलिकुलर मास, तो बस उस फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक कम होगा तो उसमें से क्या होगा, नीचे वाले में से सॉल्यूशन में से आपका क्या हो जाएगा, एक नेग्लिजिबल होगा, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से वाली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, ये N2 आपका यहाँ पर ये वाला जो है ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका N2 बाय में W ये क्या है आपका यहाँ पर M आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू में M आ जाएगा। M क्या आपकी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, के एफ क्या आपका मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या मोलल क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर आपका M1 के इक्वल हो जाए तो आपका जो चेंज इन या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है किसके इक्वल आ जाएगा, आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, और ये इसकी SI यूनिट है यहाँ पर। देखिए इसके बाद हमने जो आगे करना है वो आता है आपका थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, कैसा सॉल्यूशन है आपका, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है और आपका सॉल्वेंट में ऐड कर दिया गया, और ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, आपका लिक्विड फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट के साथ ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉलिड और जो वेपर है वो आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं सॉलिड सॉल्वेंट का। अब आप मुझे सब्लिमेशन डिफाइन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि सब्लिमेशन से आप क्या समझते हैं, और आपका जो डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसकी इक्वेशन क्या है वो भी बताएंगे, साथ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन बताएंगे, आपको क्या समझ में आया है इससे, ठीक है। एक दो लाइन में बस डिफाइन करना है आपको कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आपको क्या समझ में आया है, किसके बीच में हो रहा है ये। तो यहाँ से आपका ये जो पॉइंट B और D है कर्व पे, ये भी आपको पता है, ये जो B है आपका, देखिए ये रहा, ये आपका B यहाँ पर क्या है, सॉलिडिफाइंग आपका इज इक्वल टू किसके है, लिक्विड के है, मतलब सॉलिड और लिक्विड फेज आपका दोनों एक ही उस पर चल रहे हैं। और यहाँ से नीचे वाला क्या है आपका, ये सॉलिडिफाइंग और ये लिक्विड में आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो D वाला था यहाँ पे क्या था, सॉलिड सॉल्वेंट सेपरेटिंग आउट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, जहाँ पर आपका जो सॉलिड सॉल्वेंट है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और इन दोनों का डिफरेंस आपका ये क्या है, डेल TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, आपका TS
और टी नॉट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब देखिए ये वाला आपका यहाँ पर हम बता चुके हैं सारा का सारा। उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, इसके कंडीशंस जो है वो सेट करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की विद हेल्प ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि किस तरह से राइट कर सकते हैं, इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये वाली आपकी इक्वेशन आपका हम बॉइलिंग पॉइंट में भी कर चुके हैं। बस इसमें क्या करना है, हमने आपकी ये जो टर्म है इनको थोड़ा सा हमने दूसरे तरीके से लेकर चलना है और एक दूसरे के इक्वल रख देना है। अब देखिए यहाँ पर जो डेल एच आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो अब इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं, यहाँ पर इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस तरह से आ जाएगा। और ये ऊपर वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, डेल टी एफ बाई में टी एस टी नोट बन जाएगा आपका। और अगर आपका जो टी एस है वो नियरली इक्वल हो टी नोट के तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर जो कर्व ई डी है आपका सॉल्यूशन और वेपर का इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। वेपराइजेशन कर्व है सॉल्यूशन का, कौन सा है आपका, ई से डी तक, ये आपका क्या है, वेपराइजेशन कर्व है सॉल्यूशन का जो यहाँ पर बताया गया है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट्स डी एंड एफ ऑन दिस कर्व। तो हमारी जो कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, वेपर प्रेशर की, इस पॉइंट्स पे क्या होगी, एट पॉइंट डी पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टी एस होगा, और वेपर क्या होगा, पी होगा। एफ पर क्या होगा, टेम्परेचर टी नोट होगा और वेपर प्रेशर पी एस होगा। और इस पे भी हम क्या लगाएंगे, अप्लाइंग क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लगाएंगे सॉल्यूशन और वेपर इक्विलिब्रियम में। फॉर वैल्यूज आपकी कौन कौन सी है, पी, टी एस, पी एस और टी नोट। तो यहाँ से आपकी वही सेम आपकी एक और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन आ गया, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करें। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते तो दोनों इक्वल होंगे। और उसी तरह से आपकी एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसमें भी आपका जो डेल एच है वो क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है आपका। तो इस तरह से आपकी दो इक्वेशन आ गई है यहाँ पर। देखिए एक तो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला किससे था, बी डी कर्व से था, और ये वाला डी एफ वाले से है। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पर सेकंड वाली आ गई है। अब देखिए 3 और 4 रिलेशन से हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। ये वाली और पिछले वाली इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो इस पे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, इस तरह से बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ठीक है, ये आपकी टर्म कॉमन आ जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी लॉग के जो कटता है वो काट दीजिए आपका, ठीक है, ये वाला टर्म कटेगा और ये वाला कटेगा, ये और ये बच जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, ये आपकी पी नोट बाई में पी एस की टर्म आ जाएगी जो कि इसके इक्वल होगी आपकी, ठीक है। और ये वाली टर्म यहाँ पर डेल एच एफ के इक्वल यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। ये क्या है आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट है आपकी। सिंस जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो किसको ओबे करते हैं, रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो आपका जो ये वाली टर्म है ये इसके इक्वल होती है, ये तो पता ही आपको। ये क्या है, अब आप मुझे ये बताएंगे ये क्या है, ये है आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ऊपर वाली टर्म क्या है आपकी, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी के इक्वल होती है आपकी। अब देखिए ऊपर से आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग टू ड्यू टू आपके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। और आपकी नॉर्मल क्या होती है, ये होती है। तो अब इसको क्या करना है, इसको भी इसी फॉर्म में लेकर जाएंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे अपना, ठीक है। इसको क्या करें आप 1 से माइनस कर दे तो इस तरह से आ जाएगी आपकी। और 1 माइनस x2 क्या होता है आपका, वैसे तो ये कहाँ से आया आपका, आपको पता होता है ना, x1 प्लस xb इज इक्वल टू 1 होता है, ये वो वाले लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो 1 है माइनस किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया है, ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा आपको, या अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर माइनस करोगे तो ये इस वाली में चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये वाली चीज़ कर दी। इसके बाद क्या करा है, जो 1 यहाँ पर है इसको इधर लेकर चले गए और लॉग लगा दिया दोनों पर। तो ये लॉग लगाने के बाद आपकी क्या करें, यहाँ पर एक टर्म आपकी ऊपर से नीचे चेंज कर दी गई है तो एक और माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी वाली चीज़ बन गई है। ये सेम का सेम आर्टिकल है आपका, इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में चल रहा है। तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें भी ये सेम की सेम चीज़ें हैं आपकी। अब देखिए ये जो आपका लॉग वाली टर्म है ये इस तरह से आ गई, और ये आपका किसके इक्वल यहाँ पर बता दिया गया है,
सीधा x2 के इक्वल बता दिया गया है, क्योंकि आपका x2 क्या है, ग्रेटर है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है 1 से, देयरफॉर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपका x2 ही लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 1 से वो हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर x2 क्या है, आपकी बड़ी है, मतलब सॉरी एक तरीके से क्या है, 1 आपका बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर लॉग की टर्म को सॉल्व करने के बाद आपका ये किसके इक्वल आ रहा है, ये x2 के इक्वल आ रहा है। देखिए, आप इसे सब्सटीट्यूट करेंगे, देन आपकी ये इसके इक्वल आ गई है। और पिछली इक्वेशन को देखिए तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, आपकी ये वाली क्या है ना, बस डायरेक्ट यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन के इक्वल कर दीजिए, या आपका इस तरह से ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से मोल फ्रैक्शन जो आपका x2 है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आपका जो n होता है वो W/, में मोलिकुलर मास, इसको पुट कर दीजिए, आप इस तरह से आ जाएगी। ये आगे आपकी सिंप्लीफिकेशन है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन आ गई, वो इस तरह से आ गई। ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं खुद, बिल्कुल आसान सी हैं। बस आपकी जो यहाँ पर ये टर्म्स हैं, इनको हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे और किसके उसमें कर देंगे, आपका m के टर्म्स में कर देंगे। ठीक है, मोलर की टर्म्स में कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये भी आपकी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी, सारे कांस्टेंट, इसको हम एक नॉर्मल क्या लेकर चल रहे हैं, kf लेकर चल दिए हैं, और ये क्या बच गया, यहाँ पर m बच गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आर्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपके रिलेशंस के अकॉर्डिंग ऐसे आ जाता है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की, वो पढ़ते हैं। जो वैल्यू है kf की, वो हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, और ये इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ सोल्यूट के और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। देखिए, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि सोल्यूट के नेचर पर या फिर कंसंट्रेशन पर। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसी तरह से kf की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है, ऑब्जर्व। मोलर कांस्टेंट डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कुछ सॉल्वेंट्स के लिए यहाँ पर ये बताया गया है। आगे आता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस तरह से है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पता लग रहा है कि मोलर आपके क्वांटिटी के इक्वल है, और आपकी ये मोलर क्वांटिटी क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। तो डायरेक्ट यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपकी टर्म नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करे, अमाउंट की जो अमाउंट है सोल्यूट की उस पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले से ही डायरेक्ट आपको पता लग रहा है। अब देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किस तरह से है, आपको ये वाली इक्वेशन तो अब पता लगी गई है कि आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ये इक्वेशन होती है। यहाँ पर m क्या आपका मोलैलिटी है, और kf आपका क्या है, आपका डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपका। यहाँ से मोलैलिटी का आपका जो फॉर्मूला है वो लिखिए, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखिए, यहाँ पर इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। बस वही है, जहाँ से आप चले थे वहीं पर उसको फॉर्मूला पूरा का पूरा बना दे, इस तरह से आपका चल जाएगा। ये वेरिएशंस मोलैलिटी की जो भी आपकी आती हैं, आप बस क्या करें, फॉर्मूले में पुट कर दें। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपका यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, वेट बाय में मोलिकुलर मास होता है, इस तरह से होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम मोलिकुलर मास को डिफाइन कर सकते हैं, इस टर्म को इधर ले जाए और इस टर्म को इधर ले जाए, ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर कैलकुलेटिंग मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा सोल्यूट है मोलिकुलर मास से उसके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वही सेम जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में करा था, आपका इनमें करा था, सारी चीज़ें वही बिल्कुल सेम की सेम है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका अभी ऊपर ऊपर जो आया है वो इस तरह से आया आपका। यहाँ पर आपका जो ये वाली टर्म है किसके इक्वल होती है, n2 के इक्वल होती है, और ये वाली टर्म किसके, n1 के इक्वल है। तो इस तरह से यहाँ से W2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 इंटू में m2, और W1 की n1 इंटू में m2। अब इन दोनों को हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आने के बाद m से m आपका कट जाएगा और m1 रह जाएगा, n2 बाय में n1 रह जाएगा, और n2 बाय में n1 आपका किसके इक्वल होता है, आपको पता ही है, ये तो मोल फ्रैक्शन वाली टर्म है ना आपके, जिसमें आपका क्या होता है, आपका n2 वेरी नेग्लिजिबल होता है n1 से। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है, n2 बाय में n1 आता है। वैसे तो ये
ये वाली टर्म होती है, पर इसमें आपका क्या है, नेग्लिजिबल है आपका एक N1। तो यहाँ पर ये किस तरह से, सॉरी N2 आपका नेग्लिजिबल है, तो ये किस तरह से लिखा जा रहा है, N2 बाई में N1 लिखा जा रहा है। और ये किसके इक्वल होता है आपका, लोवरिंग ऑफ, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल। तो बस इसको पुट कर दे तो आपका इस तरह से ये वाली चीज़ आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ से सब्सटीट्यूट करके हमारे पास इक्वेशन ये इस तरह से आ जाएगी, जो कि हमें शो कर रही है कि ये रिलेशनशिप है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के बीच में। अब इसका जो नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप आता है किसके बीच में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विद ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको क्या करना है, पाई इज इक्वल टू CRT याद रखें इसका, और यहाँ पर करना है C की वैल्यू N बाई में V पुट करें, V को उधर ले जाएं, इस तरह से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी। यहाँ से N2 आप ले लीजिए, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, आप इसको क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर ले, ये बाय में ये कर लें आपका। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले आर्टिकल में भी करा था, इसको लेकर चल रहे हैं, ये वाली टर्म सारी की सारी एक तरफ हो गई है आपकी। ये आपका किसके इक्वल होता है, N2 के इक्वल होता है। बस N2 यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ से ये वाली N2 की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी किस पे डिपेंडेंट आ गई, ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंडेंट आ गई, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्या आ गई, पाई वाली टर्म आ गई आपकी। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से क्या बन गया, रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट विद ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद आपका आता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका बैकमैन एपरेटस है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका बैकमैन थर्मोमीटर है, एक स्टीरर आपका लगा हुआ है, एक इनर ट्यूब है, इनर फ्रीजिंग ट्यूब है यहाँ पर ये वाली, एक आउटर ग्लास है आपकी ट्यूब भी, ये रही, ये फ्रीजिंग मिक्सचर आपका, और ये आपका ग्लास वेसल है। देखिए ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक सोल्यूशन का निकालने के लिए। तो ये जो आपका अपरेटस है इसमें आपका क्या क्या यूज़र है, क्या क्या कंसिस्टेंट है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये मैं अभी यहाँ पर बता चुकी हूँ, एक इनर फ्रीजिंग ट्यूब है आपकी, एक आउटर ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास वेसल है, ये आपका अपरेटस यूज्ड है। यहाँ पर इसका आगे प्रोसीजर बताया गया है। तो प्रोसीजर में आपका क्या है, देखिए हमने एक नॉन वेट का सॉल्वेंट ले लिया एक फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब ए के अंदर, उसके बाद इसका अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन किया हमने, कहाँ पर प्लेस करके, ट्यूब ए में प्लेस करके डायरेक्टली इनटू द फ्रीजिंग मिक्सचर। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रोजन सॉल्वेंट मेल्ट किया और जो ट्यूब ए है उसको प्लेस किया हमने आउटर ट्यूब में, सराउंड किया फ्रीजिंग मिक्सचर से। चलिए यहाँ देख कर करते हैं कि आपका एक नॉन वेट का सॉल्वेंट ले लिया ए के अंदर, यहाँ पर हमने एक नॉन वेट का सॉल्वेंट ले लिया और हमने क्या किया, उसको ट्यूब ए के अंदर प्लेस कर दिया, और आपका यहाँ पर क्या है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर है आपका। जो लिक्विड है उसको हम कूल होने के लिए रखेंगे जब तक आपका टेम्परेचर फॉल ना हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 0.5 डिग्री के नीचे ना चला जाए। तो इससे हमें क्या होगा, एक अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिटरमाइन कर रहे हैं हम, कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके बाद इस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो सुपर कूल्ड करेंगे, ठीक है, विदाउट सॉलिडिफाइंग, सुपर कूल करना है विदाउट सॉलिडिफाइंग। ठीक है, हम कैसे करेंगे, इसको स्टिर करते रहेंगे सुपर कूल लिक्विड को, ताकि ये सॉलिड में चेंज ना हो। इसके बाद ये देखिए स्टिरर यहाँ पर आपका, तो यहाँ से स्टिर करेंगे। इसके बाद आपका एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ना जहाँ पर आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जैसे सॉलिडिफाई स्टार्ट होने लगेगा, जो टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो आपका एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, ये क्या होगा आपका, T0 होगा। ये टेम्परेचर लिया जाएगा इस थर्मोमीटर से, दैट कैन रीड अप टू 1/10 ऑफ अ डिग्री। उसके बाद हमने जो ये 1/10 थर्मोमीटर है इसको रिप्लेस करना है बैकमैन थर्मोमीटर से। तो बैकमैन थर्मोमीटर से रिप्लेस करने के बाद, सेट करने के बाद, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो लेंगे हम मर्कुरी थ्रेड कैपिलरी के अंदर लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ए जो है वो
हम ले लेंगे और उसके बाद सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, रीमेल्ट हो जाएगा दोबारा से। तो अब हमारे पास क्या है, एक नॉन क्वांटिटी है सोल्यूट की जो कि हम ऐड करेंगे और डिसॉल्व करेंगे बाय स्टीरिंग टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास दो टेम्परेचर आ जाएंगे, एक T0 आ जाएगा और एक आपका TS आ जाएगा। बस इनके बीच का आपका जो डिफरेंस होगा दोनों फ्रीजिंग पॉइंट का, ये हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके प्रिकॉशंस है। स्टीरिंग यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, सुपर कूलिंग 0.5 डिग्री से एक्सीड नहीं करनी चाहिए और जो टेम्परेचर है कूलिंग वेसल का वो 4 से 5 डिग्री तक होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट जो है लिक्विड का उससे बिलो होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका रास्ट कैम्फर मेथड। तो इसमें क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के इक्वल है, यानी KM नहीं KF के आपके प्रोपोर्शनल है। तो रास्ट मेथड जो आपका वो बेस्ड है आपके KF की वैल्यू पर, कैम्फर की, जो कि क्या होती है आपकी 40 होती है। तो जो आपका सोल्यूशन है एक सब्सटेंस का, कैम्फर के सब्सटेंस का, वो हमें लार्ज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताता है या शो करता है, विच कैन बी रीड इजीली यूजिंग एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विच आर सोल्यूबल इन मोल्टन कैम्फर। तो इससे हम क्या करें, मेथड किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि हम किसमें सोल्यूबल कर रहे हैं, किसमें मिक्स कर रहे हैं आपका मोल्टन कैम्फर के अंदर। तो प्रोसीजर देखिए इसका क्या है, एक प्योर कैम्फर हमने पाउडर्ड फॉर्म में लिया है और उसे कैपिलरी ट्यूब में फिल कर दिया और सील कर दिया है दोनों एंड, एक एंड से, लोअर एंड से आपका, और हमने इसको किसके साथ टाइड कर दिया, थर्मोमीटर के साथ टाइड कर दिया और सस्पेंड कर दिया है एक ग्लिसरॉल बाथ या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिडिक बाथ में। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है कैम्फर का वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा आपका, ये क्या होगा, T0 होगा। एक नॉन वेट का सोल्यूट हमने मिक्स किया एक अननोन क्वांटिटी ऑफ कैम्फर में और उसके बाद हमने इसे मेल्ट किया टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, देन इसे कूल किया। तो सॉलिडिफाई होने के बाद जो आपका मिक्सचर है पाउडर वाला उसको हमने कैपिलरी के अंदर डाला और मेल्टिंग पॉइंट उसका लिया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेल्टिंग पॉइंट पे, ये आपका ΔTF होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह से आपका कैम्फर वाला मेथड था। इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर दी गई हैं, वो क्या है, ये एक सेंसिटिव मेथड है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बाय इन प्लेस ऑफ बकमैन्स थर्मोमीटर, यानी इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से भी काम चल जाता है। स्मॉल क्वांटिटी सब्सटेंस की रिक्वायर होती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हैंस जो ये मेथड है ये माइक्रो क्रायोस्कोपिक मेथड कहलाता है। इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि ये उन्हीं सब्सटेंस के लिए यूज़ होता है जो कि सॉल्युबल होते हैं कैम्फर में। तो यहाँ पर आपका ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी ये ख़त्म होती है। एक चीज़ आपकी बस यहाँ पर आगे बताई गई है, देखिए अब नॉर्मल मोलिकुलर मास, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बस आपका अब नॉर्मल मोलिकुलर मास आपका होता क्या है। देखिए हमने अभी कितने सारे मेथड किए जिसमें हमें मोलिकुलर मास आपका पता लग रहा था प्रीवियस आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, उसमें हम कैलकुलेट कर सकते थे मोलिकुलर मास किसी सॉल्यूट का। बट कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो मोलिकुलर मासेस होते हैं वो हम सिंपल मेथड से नहीं निकाल सकते या फिर वो एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यू जितने नहीं आते। तो ये जो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है मोलिकुलर मास का, इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो एक्यूरेट वैल्यू मोलिकुलर मास की हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जब हम इन कंडीशंस को फॉलो करें जिसमें सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट बनाए, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तो हमें एक्यूरेट आपका मोलिकुलर मास मिल पाएगा। जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में नहीं जाना चाहिए एक सॉल्यूशन के अंदर, तभी हमें एक मोलिकुलर मास एक सॉल्यूट का ढंग से मिल पाएगा। ऑल्सो जो आपका मोलिकुलर मास सॉल्यूट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, आगे नंबर ऑफ
पार्टिकल यानी अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आप आगे एक और चीज़ आती है आपकी, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इसको और बता देती हूँ। आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई फैक्टर होता है। ये आपका किस लिए होता है, ये एक एक्सटेंट होती है एसोसिएशन और डिसोसिएशन की सॉल्यूट्स के सॉल्वेंट के अंदर आपके, तो ये उसको एक्सप्रेस करती है। तो आई क्या है आपका नॉर्मल मॉलिकुलर मास जितना कैलकुलेटेड होता है, और एब्जॉर्ब्ड मॉलिकुलर मास जो आपका एक्सपेरिमेंटल आता है, ये आपका जो डिवाइड इसको करते हैं, डिवाइड करके जो आपका आता है वो आता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ से आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है ख़त्म एक तरीके से हो जाता है। ये कुछ आगे इसके आपके बस चीज़ें दे रखी हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, मतलब आपके इनसे रिलेटेड दे रखी हैं, थोड़े से एक पेजेस की मुश्किल से है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ AB टाइप हो गया, AB2 टाइप हो गया। एक दो चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है।